नमस्कार दोस्तों, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल आधुनिक भारत की इस एआई सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कैसे हमने व्यापार के बहाने से भारत को हड़प लिया था। तो चलिए समय की सुई को पीछे घुमाते हैं और देखते हैं भारत में ब्रिटिशों का आगमन और हमारी पहली चालें। This territory is under French influence. भारत में अंग्रेजों के आगमन को समझने के लिए हम इसे अलग अलग चरणों में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे बुनी गई एक लंबी व्यापार से सत्ता तक की कहानी थी। पहला चरण, अंग्रेजों का प्रवेश और पुर्तगालियों के साथ संघर्ष। कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी के आखिरी सालों से, जब भारत के समुद्री तटों पर पुर्तगालियों का दबदबा पहले से कायम था। ऐसे समय में 1599 में इंग्लैंड के कुछ व्यापारी एक नए सपने के साथ भारत आए। ये व्यापारी किसी साम्राज्य को जीतने नहीं, बल्कि मुनाफा कमाने निकले थे। अगले ही साल 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें एक शाही चार्टर दिया और इसी के साथ जन्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये चार्टर पहले 15 वर्षों के लिए था, लेकिन 1609 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे कंपनी को एशिया में व्यापार का एकाधिकार मिल गया। 1607 में कंपनी के 3 जहाज रेड ड्रैगन, कंसेंट और हेक्टर पूर्व की ओर रवाना हुए। इन जहाज़ों में बैठे अंग्रेज ये नहीं जानते थे कि वे सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि भारत के इतिहास की दिशा बदलने आ रहे हैं। 24 अगस्त 1608 को हेक्टर जहाज सूरत के तट पर पहुंचा, लेकिन यहां उनका स्वागत खुले बाजारों से नहीं, बल्कि पुर्तगालियों की दुश्मनी और मुगल अधिकारियों की सख्ती से हुआ। उनका माल जब्त हुआ और उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि भारत में व्यापार तलवार से नहीं, फरमान से चलता है। तो मैं हूं विलियम हॉकिंस। दरअसल हमारा पूरा माल मुगल सैनिकों ने जब्त कर लिया है। किसी से मुझे बताया है यहाँ के माई बाप सम्राट जहांगीर हैं। अब मैं सूरत से आगरा तक की लंबी और जोखिम भरी यात्रा करके जहांगीर के दरबार में जाऊंगा। वहां पहुंचकर आपको अपडेट देता हूं, देखते हैं जहांगीर साहब क्या कहते हैं। 1 फरवरी 1609 को विलियम हॉकिंस ने सूरत से आगरा तक की लंबी और जोखिम भरी यात्रा शुरू की। अप्रैल 1609 में वे मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचे। हॉकिंस अपने साथ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र और 2.5 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाए थे, लेकिन जहांगीर को प्रभावित करना इतना आसान नहीं था। फिर भी तुर्की भाषा का ज्ञान और दरबारी व्यवहार ने हॉकिंस को दरबार में जगह दिला दी। जहांगीर ने उन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दी, लेकिन पुर्तगालियों की चालों और दरबारी राजनीति के कारण पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति फिर भी नहीं मिली। समय के साथ पुर्तगाली और अंग्रेज आमने सामने आ गए। 1611 में सूरत के पास स्वाली नामक स्थान पर दोनों यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। ये सिर्फ 2 विदेशी शक्तियों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला मोड़ था। सवाली के युद्ध की विस्तृत चर्चा हमने पिछले एपिसोड में करी है। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा, ये अभी जाके पहले पिछला एपिसोड देखे। तो इस तरह 1612 तक चले इस संघर्ष के बाद जहांगीर ने स्वाली के समुद्री महत्व को समझा और 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में स्थायी व्यापारी केंद्र खोलने की अनुमति दे दी। यहीं से अंग्रेजों ने भारत में जड़ें जमानी शुरू की। अब शुरू होता है दूसरा चरण, भारत में ब्रिटिश व्यापार का विस्तार 1612 से 1662 तक। 1615 में राजा जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। कोई औपचारिक संधि नहीं हुई, लेकिन टॉमस रो ने वो हासिल कर लिया जो तलवारें नहीं कर सकीं, यानी पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार की आज़ादी। आगरा, अहमदाबाद और ब्रोच में फैक्ट्रियां खुलीं और सूरत अंग्रेजी प्रशासन का केंद्र बन गया। धीरे धीरे अंग्रेजों की नज़र दक्षिण भारत और बंगाल पर गई। 1616 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री बनी। 1639 में चंद्रगिरी के स्थानीय शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया गया और फोर्ट सेंट जॉर्ज की नींव रखी गई। दोस्तों, आज 21 मई 1662 का दिन है। हमारे राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से हो रही है। वैसे इस शादी से मुझे कोई मतलब नहीं है।
असल बात यह है कि हमें पुर्तगाल से बंबई दहेज के रूप में मिल गया है। बंगाल में 1651 के बाद हुगली, कासिम बाजार और पटना में फैक्ट्रियां बनी। अधिकारी जॉब चार्नोक सुतांती ने कलकत्ता नामक एक नगर भी बसा दिया है। मराठों ने हमें एक किला भी बेच दिया है। हालांकि ये विस्तार बिना रुकावट के नहीं हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में अंग्रेजों और मुगलों के बीच टकराव हुआ। कंपनी पर जुर्माना लगाया गया और उसकी सीमाएं तय की गईं। लेकिन 1717 में फर्रुखसियर के फरमान ने तस्वीर बदल दी। इस फरमान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक जारी करने का अधिकार दिया, कई करों से छूट दी और बंगाल, गुजरात तथा हैदराबाद में विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी एक साधारण व्यापारिक संस्था नहीं रही। उसने सेना रखी, कानून बनाए और धीरे धीरे भारत की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। जो कहानी मसालों और कपड़े से शुरू हुई थी, वही कहानी आगे चलकर सत्ता, शासन और साम्राज्य की कहानी बन गई। अब आता है तीसरा चरण, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में फ्रांसीसियों का प्रवेश और एंग्लो फ्रेंच संघर्ष का नया अध्याय। जब अंग्रेज भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय यूरोप की एक और ताकत भारत की ओर देख रही थी, यानी फ्रांस। सन 1664 में फ्रांस के राजा लुई 14वें के वित्त मंत्री कोलबर्ट ने कंपनी देज इंडेज ओरिएंटाल की स्थापना की। उद्देश्य साफ था, एशिया के व्यापार में अंग्रेजों को टक्कर देना। शुरू में फ्रांसीसी कंपनी का ध्यान मैडागास्कर पर था, लेकिन जल्द ही भारत उनके लिए असली लक्ष्य बन गया। मैडागास्कर सर्किट कंप्लीट हुआ। अब हमारा पूरा फोकस इंडिया पर रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारिक उद्देश्यों से भारत आए थे, लेकिन अंततः वे भारत की राजनीति में उलझ गए। 1667 में फ्रांसिस कैरों सूरत पहुंचे और 1669 में मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसी व्यापार की शुरुआत हुई। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के गवर्नर शेर खान लोधी की अनुमति से पौंडीचेरी की नींव रखी। कुछ ही वर्षों में फ्रांसीसी चंद्रनगर, माहे, कराईकल और कासिम बाजार तक फैल गए। अब भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों आमने सामने थे। लेकिन औरंगजेब के मजबूत शासन के कारण 1690 से 1707 तक ये प्रतिद्वंद्विता दबे रूप में रही। असली बदलाव आया 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा, प्रांतीय शासक स्वतंत्र होने लगे और मराठों का विस्तार तेज हो गया। इसी राजनीतिक अराजकता में यूरोपीय कंपनियों ने समझ लिया, अब भारत में सिर्फ व्यापार नहीं, राजनीति के जरिए सत्ता हासिल की जा सकती है। दोस्तों, मैं इस समय फर्रुखसियर साहब के दरबार में खड़ा हूँ। आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हमें यहाँ व्यापार करने की अनुमति का फरमान प्राप्त हुआ है। हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3000 रुपए सालाना देकर बिना चुंगी के व्यापार करने की अनुमति के साथ ही उस चोमू ने हमें मुद्रा चलाने और दस्तक जारी करने का अधिकार भी दे दिया है। इनका ये एहसान हम जिंदगी भर याद रखेंगे। दस्तक, करशूट और व्यापारिक विशेषाधिकारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक रूप से बेहद मजबूत बना दिया। फ्रांसीसी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। यहीं से एंग्लो फ्रेंच राइवलरी ने खुला रूप ले लिया। अब कहानी पहुंचती है दक्षिण भारत, कर्नाटक क्षेत्र में। ये इलाका नाम मात्र मुगलों के अधीन था, लेकिन असल सत्ता हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाबों के हाथ में थी। स्थानीय उत्तराधिकार संघर्षों ने यूरोपीय कंपनियों के लिए दखल देने का सुनहरा मौका दे दिया। सदातुल्ला ने मरते वक्त अपने भतीजे दोस्त अली को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 1740 में मराठों ने कर्नाटक पर हमला करके दोस्त अली को मार दिया और चंदा साहिब को कैदी बनाकर अपने साथ ले गए। इस तरह अनवरुद्दीन सत्ता पर बैठा। प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटक वॉर, जो 1744 से 1748 तक चला। आइए पहले इस युद्ध के पीछे सबसे बड़े कारण यानी ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध को समझते हैं। 1740 और 1748 के बीच यूरोप की अधिकांश महाशक्तियां मारिया थेरेसा के ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग ताज के उत्तराधिकार के प्रश्न के कारण उत्पन्न संघर्ष में शामिल हैं। इस युद्ध में पूरा यूरोप शामिल है, जिसमें फ्रांस, प्रशिया, स्पेन, बवेरिया और सैक्सोनी ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के खिलाफ एकजुट हैं। पहला सिलेशियन युद्ध यानी 1740 से 42 तक और दूसरा सिलेशियन युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशिया के इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा युद्ध भारत और उत्तरी अमेरिका में औपनिवेशिक क्षेत्रों को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जारी संघर्ष पर केंद्रित है। ये युद्ध अक्टूबर 1748 में हस्ताक्षरित एक्स-ला-चैपेल की शांति संधि के साथ समाप्त हुआ। आइए अब भारत में हुए घटनाक्रम को समझते हैं। भारत में अपनी अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति से अवगत फ्रांस ने भारत में शत्रुता का विस्तार करने का पक्ष नहीं लिया। फिर भी कमोडोर कर्टिस बेनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांस को उकसाने के लिए कुछ फ्रांसीसी जहाजों को जब्त कर लिया।
फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्क्वेस जोसेफ फ्रैंकोआ ड्यूप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से सुरक्षा की अपील की और उन्होंने बदले में अंग्रेजों को चेतावनी दी कि उनका प्रांत न्यूट्रल क्षेत्र है और फ्रांसीसी कब्जों पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ्रांस ने मॉरिशस के गवर्नर एडमिरल ला बोर्डोनेस के नेतृत्व में मॉरिशस द्वीप समूह के बेड़े की मदद से 1746 में मद्रास पर कब्जा करके जवाबी कार्रवाई की। मद्रास पर कब्जा करने से ड्यूप्ले और ला बोर्डोनेस के बीच तीखी बहस छिड़ गई। ड्यूप्ले नवाब के न्यूट्रलता के फरमान को तोड़ने के मुआवजे के तौर पर शहर को नवाब को सौंपना चाहता था, जबकि ला बोर्डोनेस शहर को अंग्रेजों को वापस सौंपने के लिए रैनसम यानी फिरौती मांग रहा था। ये विवाद अक्टूबर तक चलता रहा और अंततः अनवरुद्दीन ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे महफूज खान की कमान में 1000 सैनिकों की एक सेना मद्रास में फ्रांसीसियों को घेरने के लिए भेजी। ये लड़ाई को सेंट थॉमे की लड़ाई कहा जाता है। फ्रांसीसियों की तरफ से कप्तान पैराडाइस अपने 230 यूरोपियन सैनिकों और 700 हिंदी सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। सेंट थॉमे की लड़ाई में कम संख्या होने के बावजूद अनुशासित फ्रांसीसी सेना ने नवाब की बड़ी सेना को भी हरा दिया। फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले ने रॉबर्ट क्लाइव को बंदी बनाकर सेंट जॉर्ज पर भी कब्जा कर लिया। ये पहली बार था जब भारत ने देखा कि यूरोपीय मिलिट्री डिसिप्लिन संख्या से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में एक्सला चैपल की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ, जिससे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध का अंत हुआ। इस संधि के तहत फ्रांस ऑस्ट्रियाई नीदरलैंड्स को छोड़ने और लुइसबर्ग के बदले भारत में मद्रास को ब्रिटेन को वापस देने पर सहमत हुआ। दोस्तों, मैं हूं अंग्रेजों का जानी दुश्मन डुप्ले। पहले कार्नेटिक युद्ध में तो मैंने उस बच्चे रॉबर्ट क्लाइव और उसकी सेना की बैंड बजा दी है। इस तरह ड्यूप्ले ने एक बात समझ ली, भारत में असली ताकत स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप से मिलेगी। यहीं से अगली और कहीं ज्यादा निर्णायक लड़ाई की नींव पड़ी। अब आगे के घटनाक्रमों को समझिए। 1748 में चंदा साहिब को मराठों ने छोड़ दिया था, जिसके कारण कर्नाटक में भी सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। इसके समांतर ही 1748 में दक्कन के मुगल गवर्नर और हैदराबाद के अर्ध स्वतंत्र नवाब निजामुल मुल्क का निधन हो गया। उनके पद के उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुआ और जल्द ही ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी उम्मीदवारों के बीच चल रही लड़ाई में घसीटे गए। हैदराबाद में निजाम के पुत्र नासिर जंग के हैदराबाद के सिंहासन पर बैठने का नवाब के पोते मुजफ्फर जंग ने विरोध किया, जिसने यह दावा करते हुए सिंहासन पर अपना अधिकार जताया कि मुगल सम्राट ने उसे हैदराबाद का राज्यपाल नियुक्त किया था। दक्षिण की ओर कर्नाटक के नवाब पद के लिए 2 उम्मीदवार थे, एक अनवरुद्दीन, दूसरे चंदा साहिब। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सेकेंड कर्नाटक वॉर 1749 से 1754 तक। हैदराबाद में फ्रांसीसी ने मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का समर्थन किया, जबकि अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली का समर्थन किया। शुरुआत में फ्रांसीसी भारी पड़े। ड्यूप्ले के संरक्षण में फ्रांसीसी अधिकारी बुस्सी ने हैदराबाद में जबरदस्त प्रभाव बना लिया। फ्रांसीसी शक्ति अपने चरम पर थी। 1749 में अंबूर यानी कि वेल्लोर के पास की लड़ाई में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। नवाब युद्ध के शुरुआती दौर में ही मारे गए और अपने पीछे नवाब पद का दावा करने के लिए अपने बेटे मोहम्मद अली को छोड़ गए। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम और दक्कन का सूबेदार बनाया गया और ड्यूप्लेक्स को कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित सभी मुगल क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया। दोस्तों, पुडुचेरी के निकट के क्षेत्र और उड़ीसा तट के कुछ क्षेत्र, जिनमें मसूलीपट्टनम भी शामिल हैं, अब हमारे नियंत्रण में हैं। हालांकि कुछ महीनों बाद मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी गई और फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर के चाचा सलाबत जंग को नया निजाम बना दिया। लेकिन 1751 में दृश्य बदल गया। एक युवा अंग्रेज अधिकारी मैदान में उतरा, रॉबर्ट क्लाइव। जब फ्रांसीसी और चंदा साहिब त्रिचुनोपल्ली पर ध्यान लगाए बैठे थे, क्लाइव ने एक साहसिक चाल चली। सिर्फ 200 यूरोपीय और 300 भारतीय सैनिकों के साथ उसने आरकोट पर हमला कर दिया। संख्या में 40 गुना कम होने के बावजूद क्लाइव ने आरकोट की घेराबंदी झेली, चंदा साहिब को कावेरी पाक्कम में हराया और युद्ध का रुख पलट दिया। 1752 चंदा साहिब को मोहम्मद अली द्वारा फांसी दे दी गई। मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना और फ्रांसीसी प्रभाव बिखरने लगा। ड्यूप्ले की नीति से हुए भारी वित्तीय नुकसान से नाराज फ्रांसीसी अधिकारियों ने 1754 में उन्हें वापस बुलाने का फैसला किया। यह फ्रांस की सबसे बड़ी रणनीतिक भूलों में से एक थी। चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहू ने ड्यूप्लेक्स के बाद भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल का पद संभाला। गोडेहू ने अंग्रेजों के साथ वार्ता की नीति अपनाई और उनके साथ पौंडीचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अंग्रेज और फ्रांसीसी इस बात पर सहमत हुए कि वे देशी राजकुमारों के झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके अलावा संधि के समय प्रत्येक पक्ष के पास वास्तव में जो क्षेत्र थे वही उनके कब्जे में बने रहे।
इस तरह इस युद्ध के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय सफलता के लिए भारतीय सत्ता का समर्थन अब आवश्यक नहीं रह गया था, बल्कि भारतीय सत्ता स्वयं यूरोपीय समर्थन पर निर्भर होती जा रही थी। तीसरा कर्नाटक युद्ध या वांडीवाश का युद्ध, थर्ड कर्नाटिक वॉर, 1756 से 1763 तक। यूरोप में जब ऑस्ट्रिया ने 1756 में सिलेसिया को पुनः प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की तो 7 वर्षीय युद्ध शुरू हुआ, जो 1756 से 1763 तक चला। तीसरा कर्नाटक युद्ध यूरोप के 7 ईयर्स वॉर का भारतीय संस्करण था। फ्रांस ने काउंट डी लाली को भारत भेजा, लेकिन वह घमंडी, अव्यवस्थित और संसाधनों की कमी से जूझता रहा। उसने बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया और यही निर्णायक भूल साबित हुई। अंग्रेजों ने निजाम सलाबत जंग से संधि कर ली और उत्तरी सरकारों पर कब्जा कर लिया। 1758 में फ्रांसीसी जनरल काउंट थॉमस आर्थर डी लाली की नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट डेविड और विजयनगरम के अंग्रेजी किलों पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेजों ने आक्रामक रुख अपनाया और मसूलीपट्टनम में एडमिरल डी एशे के नेतृत्व में फ्रांसीसी फ्लीट को भारी नुकसान पहुंचाया। 1760 में निर्णायक टक्कर हुई, वांडीवाश का युद्ध। लाली ने 8 महीने तक बहादुरी से पौंडीचेरी की रक्षा की, जिसके बाद उन्होंने 16 जनवरी 1761 को आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेज सेनापति आयरकूट ने फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह हरा दिया। पौंडीचेरी, जिंजी और माहे के हाथ से निकल जाने के साथ ही भारत में फ्रांसीसी शक्ति अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। 1761 में पौंडीचेरी गिर गया और तीसरा युद्ध पेरिस की शांति संधि 1763 के साथ समाप्त हुआ, जिसके तहत पौंडीचेरी और चंदन नगर फ्रांस को वापस दे दिए गए। फ्रांस को अपने क्षेत्र वापस तो मिले, लेकिन किलेबंदी और सेना रखने की अनुमति नहीं मिली। लंदन में युद्धबंदी बनाए जाने के बाद लाली फ्रांस लौट आए, जहां उन्हें कैद किया गया और 1766 में उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद फ्रांसीसियों ने भारत में अपने पुर्तगाली और डच समकक्षों की तरह खुद को अपने छोटे छोटे क्षेत्रों और व्यापार तक ही सीमित रखा। अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बन गए। आइए दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूँ आखिर हम फ्रेंच इन अंग्रेजों से हार कैसे गए। यूपीएससी मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। Dupleix made a cardinal blunder in looking for the key of India in Madras. Clive sought and found it in Bengal. हिंदी में भी बता देता हूँ। मद्रास में भारत की कुंजी खोजने में डुप्लेक्स ने एक बहुत बड़ी गलती की। क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा और पाया। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में लिखने का ट्राई करें। जिसका सबसे अच्छा उत्तर होगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। आइए अब हारने का कारण बताता हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है, हमारी कंपनी पूरी तरह फ्रांस के राजा और दरबार पर निर्भर थी, जिससे भारत में बैठे अधिकारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने की आजादी नहीं मिलती थी, जबकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यावसायिक संस्था थी जो मुनाफे और विस्तार के आधार पर तुरंत फैसले ले सकती थी। हमारी फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुलाया, जिससे फ्रांसीसी रणनीति पूरी तरह बिखर गई। इसके साथ ही फ्रांस की नौसैनिक शक्ति कमजोर थी, जिस कारण वो भारत में समय पर सैनिक, धन और हथियार नहीं पहुंचा सका, जबकि अंग्रेजों के पास मजबूत नौसेना थी और वे समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखते थे। फ्रांस का ध्यान मुख्य रूप से यूरोप के युद्धों पर था और भारत उसके लिए द्वितीय क्षेत्र बना रहा, जबकि अंग्रेजों ने बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत को अपना शक्ति केंद्र बना लिया और वहीं से पूरे भारत में विस्तार किया। फ्रांसीसी आर्थिक रूप से भी कमजोर थे और लंबे युद्धों का खर्च नहीं उठा सके, वहीं अंग्रेज व्यापार से लगातार मुनाफा कमा रहे थे। भारतीय राजनीति को समझने में भी फ्रांसीसी पीछे रह गए, क्योंकि वे सीमित गठबंधनों पर निर्भर रहे, जबकि अंग्रेज अवसर के अनुसार समझौते और विश्वासघात दोनों करने में माहिर थे। इन सभी कारणों का परिणाम 1760 के वांडीवाश के युद्ध में साफ दिखा, जहां फ्रांसीसी निर्णायक रूप से हार गए और 1763 की संधि के बाद भारत में उनका राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गया, जबकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे बड़ी विदेशी शक्ति बनकर उभरी। तो दोस्तों, ये था आधुनिक भारत की सीरीज का तीसरा एपिसोड। आपके प्यार के लिए आभार। इसी तरह अपनी सपोर्ट बनाए रखें। अगर ये वीडियो आपकी तैयारी में वैल्यू ऐड करे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से प्रीलिम्स के लिए तिथियां, युद्ध, संधियां याद रखना, मेंस के लिए हारे, क्यों फ्रांसीसी हारे और अंग्रेज जीते, इस एनालिटिकल लिंकेज को समझिएगा। अगले एपिसोड में आपको पलासी और बक्सर के युद्ध का रियल सीन दिखाएंगे। तब तक हमारी अन्य वीडियोस को भी देखें। तो चलिए, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।